नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू। हम छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे रायपुर से बड़ी खबर की। हिमाचल दौरे से आज लौटेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, जहां 3 दिवसीय हिमाचल दौरे पर थे सीएम भूपेश बघेल। हिमाचल के स्टार प्रचारक हैं सीएम भूपेश बघेल और साथ ही सीनियर ऑब्जर्वर भी हैं। मुख्यमंत्री के पास अहम जिम्मेदारी है। शाम 5:45 पर रायपुर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। तो 3 दिवसीय हिमाचल दौरे से आज सीएम भूपेश बघेल वापस रायपुर आने वाले हैं। अगली खबर कांकेर से, जहां कांकेर दौरे पर पीसीसी चीफ मोहन मरकाम आज रहेंगे भानु प्रतापपुर के दौरे पर। हैदराबाद से भानु प्रतापपुर पहुंचेंगे मोहन मरकाम, जहां कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों से करेंगे चर्चा। विधानसभा उपचुनाव को लेकर चर्चा करेंगे। खबर गरियाबंद से, राजिम को अब जिला बनाने की मांग जोर पकड़ रही है। राजिम में से लेकर सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। राजिम को जिला बनाने के लिए सभी दल ने अपना समर्थन दिया है। बैठक में विधायक अमितेश शुक्ला, पूर्व सांसद चंदूलाल साहू, जिला पंचायत सदस्य रोहित साहू, अधिवक्ता संघ, पत्रकार संघ और सर्वदल के नेता, जनप्रतिनिधियों के साथ आम जन भी शामिल हुए। देखिए, हम लोग का पूरा समर्थन है कि राजिम जिला बने, और क्योंकि मेरा तो यहाँ भावनात्मक लगाव है। छुटपन से आया हूँ। किरवई में हमारा घर है, श्याम कुटीर, वहाँ पर मैं रहता भी हूँ कई बार, और वहाँ पर खेती किसानी भी हमारी ही किरवई में। तो निश्चित रूप से एक भावनात्मक लगाव बहुत ज़्यादा राजिम जिला बने, मगर थोड़ा सा ये और आसान हो जाता जब गरियाबंद जिला डिक्लेयर करा, उसी के साथ ही राजिम जिला जो है डिक्लेयर करवा देना था। वो एक थोड़ा सा बात है, क्योंकि जो है अब हम लोग को प्रयास थोड़ा और करना पड़ेगा, मगर प्रयास में कोई कमी नहीं होगी। और निश्चित रूप से हमारा पूरा प्रयास है कि राजिम जिला बने, और हम लोग हर तरह से प्रयास करेंगे कि राजिम जिला बने। राजिम जिला बनाने की मांग को लेकर बहुत दिन से चलते आ रहा है, लेकिन एक बैठक नहीं हो पाया था। तो आज सर्वदलीय बैठक राजिम में, धर्मनगर राजिम में रखे हैं, जिसमें क्षेत्र के पूरे जनप्रतिनिधि, समाज प्रमुख, व्यापारी संघ, वकील संघ, जितने जो गणमान्य नागरिक हैं, सभी जने आज उपस्थिति दर्ज कराए हैं और सभी का सहयोग मिल रहा है। राजिम जिला जरूर बनेगा। हमारे क्षेत्र के माननीय पूर्व सांसद जी, माननीय विधायक जी, प्रथम पंचायत मंत्री जी भी उपस्थित हुए हैं, और राजिम जिला जरूर बनेगा। जब तक नहीं बनेगा तब तक हम लोग हमारी मांगे मांगते रहेंगे। राजिम जिला बनना चाहिए, इसलिए कि ये ऐतिहासिक, पौराणिक, आध्यात्मिक नगरी है, जिसके साथ साथ त्रिवेणी संगम भी है। पूरे छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि अन्य स्टेट के आस्था का केंद्र है। ऐसे स्थल को जहाँ जहाँ आस्था का केंद्र है, वहाँ जिला बन चुका है। राजिम उसे अछूता रहा है, तो हम सब चाहते हैं कि राजिम जिला बने। हम मांग करते हैं, पुरजोर इसका समर्थन भी करते हैं कि अविलंब भूपेश बघेल जी राजिम को जिला बनाने की घोषणा करें। बीजापुर के कोत्तापल्ली में नक्सलियों का मुखबिर बताकर बसंत झाड़ी नाम के व्यक्ति की हत्या कर दी गई। मृतक बसंत झाड़ी क्रेडा में टेक्नीशियन के पद पर तैनात था। मृतक बसंत झाड़ी पत्रकार राजेश झाड़ी का भाई था। हत्या के बाद गांव में दहशत का माहौल है। तेलंगाना से सटे इस इलाके में विकास का नाम की कोई चीज नहीं है। नक्सलियों के प्रभाव वाले इस इलाके में कोई भी जल्द जुबान नहीं खोलता है। बसंत झाड़ी की हत्या की जांच पुलिस कर रही है। दुखद घटना है हमारे लिए, क्योंकि हम लोग इतने अंदरूनी क्षेत्रों में जाते हैं और सभी के सहयोग से काम करते हैं इतने अंदरूनी क्षेत्रों में, तो स्वाभाविक सी बात है कि ऐसी घटना से तो हमारे जितने भी कर्मचारी हैं थोड़ा सा डरे सहमे से हैं। बिल्कुल हम लोग चाहेंगे कि हमारे जो कर्मचारी हैं, है ना, के साथ तालमेल रखें और अच्छे से करें, ताकि हम लोग उन्हीं के लिए जाते हैं, उन्हीं के लिए काम करते हैं और उन्हीं के लिए ही सब कुछ है। भिलाई में एक शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक ट्यूशन टीचर के पिता ने ट्यूशन पढ़ने वाली बच्चियों के साथ छेड़खानी की है। बताया जा रहा है कि इस ट्यूशन क्लास में बड़ी संख्या में बच्चे पढ़ने आते हैं। एक बच्ची के साथ उसी क्लास की शिक्षिका के पिता ने अश्लील हरकत की, जिससे बच्ची रोने लगी और घर चली गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद बच्चे के परिजन थाने पहुंचे और मामला दर्ज कराया। इस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
रायपुर से खबर है, छत्तीसगढ़ दौरे पर पीएल पुनिया 2 दिवसीय दौरे पर आज रायपुर आएंगे। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी भानु प्रताप और उपचुनाव की घोषणा के बाद आज आएंगे पुनिया। शाम 7:30 बजे दिल्ली से रायपुर पहुंचेंगे प्रदेश प्रभारी। रायपुर के सर्किट हाउस में पार्टी नेताओं से मुलाकात करेंगे। कल राजीव भवन में प्रदेश चुनाव समिति की लेंगे बैठक। खबर कांकेर से है। यहां 7 दिनों बाद भी कब्र खोद कर निकाले गए चैती बाई के शव का अंतिम संस्कार नहीं हो सका। आपको बता दें कि 1 नवंबर से शुरू हुए धर्मांतरित महिला के शव को दफनाने का मामला अब तक सुलझ नहीं पाया है। आमा बेड़ा के ग्राम कुर्रटोला निवासी चैती बाई की मृत्यु के बाद उसके ही पट्टे वाली जमीन में उसके बेटों ने दफना दिया था। इस बात को लेकर आदिवासी समाज के कुछ लोगों ने अपने गांव की जमीन में धर्मांतरित महिला के शव को जगह नहीं देने की बात कही थी। इधर न्याय की गुहार लगाने गए मृतक का पीड़ित पुत्र जब थाने पहुंचा तो थानेदार ने उसकी जमकर पिटाई की। कुछ लोगों ने चैतीबाई के शव को खोदकर बाहर निकाल दिया, जिसे प्रशासन शव वाहन में डालकर अंतागढ़ ले आया। जो घटना हुआ कि जो मैं गांव वालों की सहमति के अनुसार मैं अपनी ज़मीन पर दफनाया था। जो एक बार जो दफनाया हूं उसे निकालने के लिए दोबारा नहीं दफनाया हूं। जो लोग निकाले हैं उन्हीं लोग दफनाए। किन लोगों ने आपकी मां मतलब शव को निकाला है? पता नहीं कौन निकाला, मैं तो वहां नहीं था। जो निकाला है वो दफनाया। तो आपने क्या शव निकालने की अनुमति दी थी? नहीं दी थी। मैं तो घर में नहीं था। कौन निकाला था कौन नहीं निकाला था मैं नहीं जानता। तो आपने शव को कहाँ दफनाया था? मेरे जमीन पर। धमतरी के शांति कॉलोनी के एक मकान से 4 महिला और 2 लड़कों को गिरफ्तार किया गया। दरअसल कॉलोनी वासियों ने कोतवाली पुलिस से शिकायत की थी। उनका कहना था कि मकान में संदिग्ध लोगों का दिन रात आना जाना रहता है। वहीं मकान में देह व्यापार चलने का भी अंदेशा जताया था। शिकायत के बाद पुलिस ने मकान में दबिश देकर 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। आज सुबह शांति कॉलोनी जैन मंदिर के पास रहने वाले कॉलोनी वासी शिकायत की है कि एक मकान है जिस मकान में कुछ संदिग्ध टाइप के युवक युवती का आना जाना रहता है और कुछ अनैतिक कृत्य दिमाग करते हैं इस टाइप का। कॉलोनी वालों की शिकायत पर वहाँ जाके दबिश दी है। तो दबिश देने पे 2 लड़के और 4 लड़कियाँ मतलब 4 महिलाएं वहाँ मिली। तो उनसे पूछताछ की तो इसी दौरान कॉलोनी वासियों के साथ वाद विवाद करने लगे। तो शांति भंग होने के अंदेशे पे उनको हिरासत में लेकर प्रतिबंधक कार्रवाई। और अब खबर बलरामपुर से, जहां के बड़की महरी गांव में 5 एकड़ जमीन की हेराफेरी करने का मामला सामने आया। ग्रामीणों का आरोप है कि अमरजीत राय नाम के व्यक्ति धोखे से उनके कब्जे और मकान निर्मित भूमि का पट्टा बनाकर बेचने की तैयारी कर रहा था। जानकारी मिलते ही ग्रामीण तत्काल इस पर रोक लगाने के लिए उपपंजीयक कार्यालय पहुंचे, जहां ज्ञापन देकर उपपंजीयक को पूरे मामले के बारे में बताया। इस पर संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की बात कही गई। समस्या है एक दूसर पे हमार जमीन के पट्टा बनवा ले हैं। हम कमावत है और बेचेला तैयारी है। अब ओकर हमन ये केस फौजदारी कर ले तो भाई हमें तनिखी छोड़े चाहत। ग्राम डुमरखी में लोग जो है लगभग 50-60 साल से काबिज करके वो कमा रहे हैं और एक अमरजीत नाम का जो है वो फर्जी तरीके से उसको दस्तावेज में छेड़छाड़ करके और अपने नाम से पट्टा बनवा लिया है। बड़की महरी ग्राम से खीरू और अन्य 11 व्यक्ति आए थे। उन्होंने किसी बड़की महरी स्थित जमीन के संबंध में आपत्ति आवेदन प्रस्तुत किया है। तो मेरे द्वारा उस पर नियमानुसार कार्यवाही कर उनको शासकीय शुल्क से लेकर रसीद दी गई है और इसमें जो भी नियमानुसार कार्यवाही होती है वो इसमें की जाएगी। मामला देखिए, हम लोग 40-50 साल से जो है हमारे पूर्वज पिताजी बाबा लोग जो है कमाते आ रहे हैं और अमरजीत राय जो है फर्जी पट्टा बनाकर अभी वो दूसरे के नाम से रजिस्ट्री करना चाह रहा है। तो हम लोग न्यायालय के शरण में हैं अभी और न्यायालय से गुजारिश है कि हमें जो है न्याय मिले। 2 हेक्टेयर ज़मीन है और उसमें हम लोग जो है 12 जने हैं। से जो है हमारे जो है पूर्वज कमाते आ रहे हैं और उसको फर्जी पट्टा बना के आज जो है। और खबर कोरबा से, कोरबा और बालको नगर को जोड़ने वाले
ढेंगू नाला पुल का हाल बेहाल है। भारी वाहनों की आवाजाही से बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। आलम यह है कि पुल से 2 पहिया और 4 पहिया वाहन सवार लोगों का गुजरना मुश्किल और जोखिम भरा हो गया है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले पुल पर गड्ढों से सड़क हादसे में स्कूटी सवार बालको नगर की शिक्षिका की मौत हो गई थी, जिसके बाद मरम्मत के नाम पर खाना पूर्ति कर दी गई थी। वहीं पुल की हालत भी खराब हो चुकी थी और जनप्रतिनिधियों ने बालको नगर निगम व PWD के अधिकारियों पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। यह पुल को मध्य प्रदेश लोक निर्माण विभाग के द्वारा बनाया गया था। आज आप देखेंगे पुल की स्थिति अत्यंत जर्जर हो चुकी है, जिसका मुख्य कारण है इसमें जो बड़े वाहन चल रहे हैं, 35 टन 40 टन की गाड़ियां चल रही है, उसके कारण यह स्थिति निर्मित हुई है। आप देखेंगे बार बार रिपेयरिंग होने के बाद भी पुल जीर्ण शीर्ण स्थिति में है। बहुत बुरी हाल है सर। पुल हम लोग हमेशा आना जाना करते हैं इसमें, मगर यहाँ पर देव पूरा गड्ढा गड्ढा हो गया है। बरसात के दिन में तो हमको बहुत परेशानी होता है, कीचड़ हो जाता है और पानी भी इधर उधर शरीर में छिटक पड़ता है। नहीं रहा अभी तक, बन नहीं रहा है, बनना चाहिए सर। ये इसमें तो कई लोग गिर जाते हैं, हम लोग भी आने जाने में परेशानी, हम लोग डरते रहते हैं कि कहीं दिन गिर ना जाए। एक बात मैं भी खबर राजनांदगांव से। नगर निगम क्षेत्र के ज्यादातर सड़कों का हाल बारिश के बाद बुरा हो जाता है, तो वहीं रही सही कसर अमृत मिशन योजना नहीं पूरी कर दी है। योजना के तहत पाइपों का जाल जब से बिछना शुरू हुआ है, सड़कों पर हर जगह गड्ढे नजर आ रहे हैं, जिसे लेकर अब आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है। सड़कों की मरम्मत के लिए राज्य सरकार ने 7 करोड़ रुपए दिए थे और उसके बाद भी नगर निगम ने सड़कों पर डस्ट डलवाकर रिपेयरिंग करवा दी। निगम का काम शुरू कर दिया है, ये कहना जो है नगर निगम आयुक्त के द्वारा पूरी तरह से झूठ बोला जा रहा है कि राजनांदगांव के इतिहास का सबसे जो है निकम्मा आयुक्त नगर निगम को मिला है, ऐसा लगता है मुझे, जो किसी भी काम को में इंटरेस्ट ही नहीं लेते। किसी भी हम लोग पिछले क्या बोलते गणेश पर्व के समय से मांग करते आ रहे हैं कि राजनांदगांव हाकी और झांकी के लिए प्रसिद्ध है कि झांकियाँ निकलने वाली, आप सड़कों की मरम्मत कीजिए। तो सड़कों में इन्होंने जो है डस्ट डलवाना शुरू की है। जैसा कि आप सभी को विदित है कि सड़क में लगातार मरम्मत का कार्य किया जा रहा है। बारिश के दिनों में बीटी वर्क नहीं कराया जा सकता है, इसलिए तात्कालीन रूप से वहां पे डस्टिंग और पैचिंग वर्क कराया। खबर कवर्धा से। यहां नगर पालिका द्वारा किए जा रहे नई जल आवर्धन योजना के काम की रफ्तार धीमी है। 2 साल में पूरा होने वाला काम 4 साल में भी पूरा नहीं हो सका है। आलम यह है कि शहर की 55,000 आबादी को शुद्ध पेयजल मुहैया कराने की योजना कब पूरी होगी, इस पर सवाल खड़े हो गए हैं। शुरुआत में इसकी लागत 26 करोड़ 85 लाख थी, जो अब बढ़कर 30 करोड़ के करीब पहुंच गई है। नगर पालिका की कार्यप्रणाली पर विपक्ष ने सवाल खड़े किए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी ने कवर्धा शहर को 26 करोड़ के लागत से कवर्धा शहर को सौगात दिए थे, जिसमें नया फिल्टर प्लांट था, 4 पानी टंकी थे, साथ ही 39 किलोमीटर के पाइपलाइन भी था, जो कि 1.5 साल में कंप्लीट करने का था और आज 3 से 4 वर्ष हो गए हैं, आज कंप्लीट नहीं हुआ है। फिल्टर काम का लगभग कार्य पूर्ण हो चुका है और लगभग हम 15 और 1 महीने के अंदर में हम शहरों में नए फिल्टर प्लांट से सप्लाई शुरू कर देंगे। अभी सर वो जो काम है उसका शहर में क्या स्थिति है? लगभग पाइपलाइन विस्तार का कार्य पूर्ण हो गया, रेनोवेशन का काम चल रहा है। आपको अंबिकापुर के मैनपाट का पहाड़ी आलू पूरे देश में मशहूर है, लेकिन पिछले कुछ सालों से आलू के उत्पादन में भारी कमी आई है, जिसकी वजह लागत ज्यादा और मुनाफा कम बताया जा रहा है। आलू की खेती में घाटे की दूसरी वजह बेमौसम बरसात मानी जा रही है। मैनपाट क्षेत्र में तकरीबन 50 से 100 किसान बड़े तादाद में आलू की खेती करते हैं, लेकिन लाखों रुपए की लागत लगाने के बाद भी किसानों को मुनाफे के नाम पर बैंक का कर्जदार होना पड़ गया है। मैं आलू का खेती किया था करीब 10 एकड़ में, जिसका लागत आया था 10 लाख लगभग, और आलू में पूरा नुकसान हो गया ज़्यादा पानी गिरने की वजह से। बहुत ज़्यादा परेशानी हो रहा है हम लोग को। बैंक वाले को पैसा पटाना है, सेठ लोग को कुछ देना है, लेबर को देना है, और पैसा के लिए बहुत दिक्कत हो रहा है। कम बरसात का वजह मानते हैं हम लोग। तो मैनपाट में लगभग 1500 हेक्टेयर में आलू लगता था पिछले विगत वर्षों में, लेकिन इस वर्ष क्या है, पानी थोड़ा सा मानसून लेट की वजह से इस साल थोड़ा कम लगा था। इस साल शुरुआत में पानी मानसून लेट में गिरा, इस वजह से थोड़ा शुरुआत में बोनी भी लेट हुआ। और
खबर जांजगीर चांपा से, जहां नैला नगर पालिका क्षेत्र में सरोवर घरोहर योजना का हाल बेहाल है। इस इलाके में दर्जनों तालाब मौजूद हैं, जहां गंदगी की भरमार है। बहुत ज्यादा गंदगी होने से तालाब का पानी भी दूषित हो रहा है, जिसकी वजह से वार्डवासी तालाब के पानी का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। वहीं वार्ड में भी कई तरह की बीमारियां फैलने की आशंका बनी हुई है। वार्डवासी कई बार नगर पालिका को शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। ऐसे में वार्डवासी खुद ही मोहल्ले में एक समिति गठित कर जल्द ही तालाबों की साफ सफाई करने की प्लानिंग बना रहे हैं। बचपन से इस तालाब में अपन नहा धो रहे हैं, मगर आज के देखे तो जो है गंदगी इतनी सारी हो गई है। आसपास में जो बोर है उसमें भी गंदा पानी, काला पानी निकलना रहा है, और कभी कभी इस तालाब की बदबू भी आसपास पर फैल रहे, बीमारी की समस्या हो जाती है कभी कभी देखते हैं तो। इसलिए नगर पालिका में अपन जा कर भी बोले थे, अभी तक कुछ भी सफाई नहीं हुआ है। ये जो वार्ड नंबर 16 में स्थित जो आप जो डबरी देख रहे हैं, दर्री डबरी, ये शहर के मध्य में स्थित है। पहले कुछ लगभग 10-15 वर्षों पहले इसमें निस्तारी किया जाता था, जिसमें यहाँ के पानी से घर का दाल भी बनता था। ऐसे यहाँ का पानी साफ था और पूरे मोहल्ले वासी साथ ही साथ आसपास के लोग भी यहाँ निस्तारी का काम करते थे। परंतु विगत पिछले कुछ सालों से ये जो गंदगी लगातार अटी पड़ी है, इसके लिए हम सब ने प्रयास भी किया। नगर पालिका को अपने हमने ध्यानाकर्षण भी उनको दिया, बजट में इसको शामिल भी कराया, परंतु अभी तक उनके द्वारा कोई यथोचित प्रयास भी नहीं किया। सुकमा के अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र छिंदगढ़ के सुरभीरास गांव में पहला बैली ब्रिज का निर्माण पूरा हुआ। पुल के बनने से ग्रामीणों की समस्या दूर हो चुकी है। बारिश के दिनों में इस इलाके के ग्रामीणों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहीं नक्सल प्रभावित होने के कारण पुलिया निर्माण करना मुश्किल हो रहा है। अब पुल के निर्माण से कई गाँव के लोगों को इसका लाभ मिलेगा। ना तो अभी हम लोग को अच्छा लगा है, जैसे रासावाया पेंद्रानार जाने के लिए भी कोई दिक्कत नहीं है, उन लोगों को भी कोई दिक्कत नहीं है। अभी रात भर बारिश समय भी जा सकते हैं, सिनगढ़ सुकमा कहीं भी। पहले कैसे था जब बारिश आती थी, कैसे आते थे? बहुत दिक्कत हो रही थी सर। अभी मेडिकल वगैरह कैसे? जी अभी मेडिकल वगैरह जाने के लिए भी कोई दिक्कत नहीं, रात भर भी जा। खबर कोरिया से, विकासखंड भरतपुर से 20 किलोमीटर दूर गुडबंदा पाठ में गहरी खाई के ऊपरी पत्थरों में शैलचित्र अंकित हैं। पहाड़ी चट्टानों पर बने घोड़े, हाथी और कुछ ऐसे हस्तलिपि है जिन्हें देखकर लगता है कि लोग एक दूसरे को संदेश पहुंचाने के लिए इस तरह के शैलचित्र का प्रयोग करते होंगे। इतिहासकारों व शोधकर्ताओं के लिए आज भी यह शोध का विषय है। प्रकृति से लगाव रखने वाले लोगों के लिए यह पर्यटन की अच्छी जगह है। यहाँ से पहाड़ों का अद्भुत नज़ारा भी देख सकते हैं और इसके अलावा जंगल में जहाँ बेशकीमती पेड़ों के साथ दुर्लभ जड़ी बूटियों का भंडार है। पाठ है ना माई टावर, ग्राम लावाहोरी से लगा हुआ है। इसमें से यंत्र मंत्र सिद्ध करते हैं, पंडा लोग जाते हैं, बहुत भीड़ भाड़ यहाँ होता है। ये दीपावली होता है और ये त्योहार में, हर त्योहार में बहुत भीड़ होता है। पेड़रा गौरेला से आते हैं, यहाँ के दर्शक कर लो। बहुत आदमी दर्शक करके आते हैं। यहाँ है टावर देवता है उनका दर्शन, जो कि हमें लग रहा है अभी तक इनका डॉक्यूमेंटेशन नहीं हो पाया है, पर हम लोगों ने एक किताब उसके लिए निकाले हैं। तो ये लगभग 10,000 साल से 20,000 साल पुराना भित्त चित्र लग रहे हैं, जिसकी पुष्टि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वगैरह से करवाना है। पर ये एक ऐतिहासिक विषय है कि जो ऐसा घनघोर जंगल है, वहाँ के अंदर पुराने काल के लोग आए हैं, बसे हैं और वो अपना एक पहचान छोड़े हैं वहाँ पे, जो कि भित्त चित्र के रूप में हमें आज दिखाई देते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव पर बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि सीएम जयराम ठाकुर ने विकास को जमीन पर उतारा है। मोदी जी ने जनता का अटूट विश्वास और बढ़ा है, जबकि कांग्रेस को कोई सीरियस नहीं लेता। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी वैसे तो अपना हर चुनाव पूरी ताकत के साथ लड़ती है, लेकिन क्या ये लड़ाई अलग है? क्योंकि हिमाचल प्रदेश के अंदर सरकारें रिपीट नहीं होती हैं और इस बार कांग्रेस ने ओल्ड पेंशन स्कीम का मुद्दा उठा दिया है। आपके लिए दिक्कत भरी बात है ये? देखिए, सबसे पहली बात यह है, मैंने कहा कि हर जगह रिवायत बदलने के बारे में लोगों के मन में शंका थी और हर बार रिवाज बदला है, हर स्टेट में बदला है, यहां भी बदलेगा। जहां तक आपने ओपीएस के बारे में कहा है, हमारे लोगों ने उस पर अपना मंतव्य बताया है, लेकिन हम विकास के नाम पर मोदी जी ने जो यहां आशीर्वाद दिया है, मोदी जी के प्रति जो अटूट विश्वास है, मोदी जी के प्रति जो
एक प्यार है जी, और जिसको जयराम जी ने जमीन पर उतारा है, हम उस मुद्दे को लेकर के जा रहे हैं और लोगों में उत्साह है। लेकिन क्या आपको लगता है कि क्योंकि ये एक पॉपुलर कांग्रेस पार्टी ने अपना एक वादा दे दिया है, तो क्या आपको लगता है इसकी काट बीजेपी को नहीं मिल पा रही? क्योंकि हिमाचल में जीत का अंतर या हार का अंतर बहुत बड़ा नहीं होता। नहीं, वो ठीक है, तो 10 सीटर वोटर है, वो जा सकता है उस तरफ। ऐसा जहां तक कांग्रेस का सवाल है जी, वो कुछ भी कहे उसको लोग सीरियसली नहीं लेते हैं। वो जो भी कहें उनको मालूम है उन्होंने कुछ देना नहीं लेना नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब कहती है